नमस्कार। द हिंदी हब में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे दूसरी एकांकी बहू की विदा। बहू की विदा एकांकी को लिखने वाले हैं एकांकीकार विनोद रस्तोगी जी। विनोद रस्तोगी जी का जन्म 1923 में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले के शमशाबाद नामक गांव में हुआ था। आपको मैं बता दूं कि इन्होंने हिंदी में एमए किया और उसके बाद आकाशवाणी यानी कि रेडियो के इलाहाबाद केंद्र में इलाहाबाद के सेंटर से नाट्य निर्देशक के पद पर भी कार्य करते थे। इनकी अनेक रचनाएं पुरस्कृत की जा चुकी हैं। विनोद रस्तोगी जी ने 8 उपन्यास और 2 कविता संग्रह प्रकाशित किए हैं। आपकी रचनाओं में जीवन की समस्याओं का चित्रण हुआ है। आधुनिक जीवन की मानसिक कुंठाओं को उन्होंने अपनी एकांकियों में स्थान दिया है। चलिए तो अब हम शुरू करते हैं बहू की विदा एकांकी। पात्र परिचय, इसका मतलब है इस एकांकी में जो मुख्य पात्र हैं उनके बारे में जान लेते हैं। जीवन लाल जो एक धनी व्यापारी हैं जिनकी उम्र 50 वर्ष की है। राजेश्वरी जी जो जीवनलाल जी की पत्नी है, उनकी उम्र 46 मीन्स 46 ईयर्स की है। रमेश जीवनलाल जी का पुत्र जिसकी उम्र 22 ईयर्स की है। कमला रमेश की पत्नी, उनकी उम्र 19 वर्ष की है। प्रमोद कमला का भाई जिसकी उम्र 23 ईयर्स की है। चलिए तो अब हम एकांकी के सभी पात्रों को जान चुके हैं, तो एकांकी को शुरू करते हैं। प्रमोद ने आगे बढ़कर धीरे से कहा, क्या निर्णय किया है आपने? जीवनलाल जी कह रहे हैं, विदा नहीं होगी। लेकिन ज़रा सोचिए तो, यदि आपने विदा नहीं की तो बहन की क्या दशा होगी? मैंने उसकी दशा का ठेका नहीं लिया। हर लड़की पहला सावन अपनी सहेलियों के साथ हंस खेल कर बिताने का सपना देखती है। जानता हूँ, ये जानकर भी अपना निर्णय सुना चुका हूँ, विदा नहीं होगी। यदि मैं कमला को बिना लिए गया तो माँ का दिल टूट जाएगा। मैं मजबूर हूँ। अगर माँ और बहन का इतना ही ख्याल था तो दहेज पूरा क्यों नहीं दिया? जी, हमने अपने सामर्थ्य के अनुसार जितना हो सका दिया। अगर तुम्हारी सामर्थ्य कम थी तो अपनी बराबरी का घर देखते। झोपड़ी में रहकर महल से नाता क्यों जोड़ा? ये शब्द जो जीवनलाल जी कह रहे हैं, ये वाक्य बहुत महत्वपूर्ण है, इसे इम्पोर्टेंट लिख लीजिए। यहाँ पर जीवनलाल यानी कि ससुर जी हैं, वो अपनी बहू की विदा नहीं करना चाहते हैं और उसका भाई उसे लिवाने आया है प्रमोद, जो उनसे कह रहा है कि आप मेरी बहन को मुझे ले जाने दीजिए। लेकिन जीवनलाल जी कह रहे हैं कि आपने दहेज यानी डाउरी नहीं दिया है पूरा, तो हम आपकी बहन को यानी हमारी बहू को विदा नहीं करेंगे। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि यदि तुम्हारे दहेज देने की कैपेसिटी नहीं थी, तुम नहीं दे सकते थे, तो तुमने हमारे साथ शादी क्यों किया, हमारे साथ रिश्ता क्यों किया? यानी कि इतने हम अमीर हैं और तुम गरीब हो, तो गरीब को गरीब के साथ ही शादी करनी चाहिए, अमीर घर में नहीं करनी चाहिए। आगे क्या होता है देखिए। देना तो दूर, बारात की खातिरदारी भी ठीक से नहीं की। मेरे नाम पर जो धब्बा लगा, मेरी शान को जो ठेस पहुंची, भरी बिरादरी में जो हंसी हुई, उस करारी चोट का घाव आज भी हरा है। जाओ कह देना अपनी माँ से कि अगर बेटी की विदा कराना चाहती हैं तो पहले उस घाव के लिए मरहम भेजें। ये 3-4 शब्द और 3-4 जो वाक्य उन्होंने कहे बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें उन्होंने कह दिया है कि जब शादी के लिए बारात आई थी तो प्रमोद और उसकी माँ शादी में आए हुए लोगों का स्वागत अच्छे से नहीं कर पाए। इस वजह से जीवनलाल जी के मेहमानों को बहुत ऐसा लगा कि हमारी तो खातिर नहीं हुई, तो वो कह रहे हैं कि इस वजह से मेरी जो है समाज में बेइज्जती हो गई और ये अब मैं तब तक तुम्हारी बहन को विदा नहीं करूँगा जब तक कि तुम दहेज की पूरी रकम नहीं दे देते। आगे प्रमोद कह रहा है, जी आप इस समय विदा कर दिए, हम गौने में आपकी हर मांग पूरी करने की कोशिश करेंगे। चेष्टा कोशिश। मैंने दुनिया देखी है प्रमोद, ये बाल धूप में सफ़ेद नहीं किए। इसका मतलब है कि वो बहुत ही ज़्यादा जानकारी रखते हैं। बाल धूप में सफ़ेद ना करना यानी कि अनुभवी व्यक्ति। और कल के छोकरे तुम मुझे बेवकूफ़ बनाना चाहते हो? ये आप क्या कह रहे हैं?
ठीक कह रहा हूँ, मेरा फैसला आखिरी है। विदा तभी होगी जब 5,000 रुपये नगद इस हाथ पर रख दोगे। जीवनलाल जी अपना दायां यानी राइट हैंड आगे करके कह रहे हैं कि इसमें मुझे तुम 5,000 रुपये कैश, नगद यानी कैश दे दोगे, तभी तुम्हारी बहन को मैं तुम्हारे सामने जाने दूंगा। ये तो सरासर अन्याय है। शिकायत आपको हमसे है। उस भोली भाली लड़की ने आपका क्या बिगाड़ा है जो विदा न करके आप उससे बदला ले रहे हैं? अगर रमेश बाबू होते तो क्या कर लेता? मेरे सामने मुंह खोलने की हिम्मत नहीं है उसमें। वह मेरा बेटा है, तुम्हारी तरह बड़ों के मुंह लगने की बदतमीजी करने वाला कोई आवारा छोकरा नहीं। रमेश यानी कि जीवनलाल जी का बेटा। प्रमोद कह रहा है कि यदि मेरी बहन के पति यानी उनके बेटे वहाँ होते तो वो शायद कुछ कह पाते, लेकिन जीवनलाल जी को पता है कि उनका बेटा जो है वो उनकी बातों के सामने कभी मुंह नहीं खोलता। बाबूजी, बेटी वाला समझकर ही आप मेरा अपमान कर रहे हैं, किंतु ये मत भूलिए कि आप भी बेटी वाले हैं। प्रमोद ये बता रहा है कि जीवनलाल जी, मैं तो लड़की का भाई हूँ, इसलिए आप मेरी इंसल्ट कर रहे हैं, लेकिन आपकी भी तो डॉटर है, आपकी भी तो बेटी है। हाँ हाँ, हम भी बेटी वाले हैं, लेकिन तुम्हारी तरह नहीं। पिछले महीने हमने अपनी गौरी की शादी की, वह खातिरदारी की कि बारात वाले दंग रह गए। इतना दहेज दिया, ये देखने वालों ने दांतों तले उंगली दबा ली। तुम मेरी बराबरी करोगे? बेटी वाले होकर भी हमारी मूंछ ऊंची है, समझे? यहाँ पर वो कह रहे हैं कि उनकी बेटी का नाम जो गौरी है, उनकी शादी उन्होंने बहुत धूमधाम से की थी, जिसके में उन्होंने बहुत दहेज दिया, शादी में बहुत अच्छा खर्चा किया था और सारे लोग उसको देखकर बहुत दंग रह गए थे। रमेश गया है गौरी को विदा कराने, कुछ देर से उसे लेकर आ जाएगा। मेरी बेटी पहला सावन यहाँ बिताएगी। तुम्हारी बहन के सपने कभी पूरे नहीं होंगे। उसके सपनों के खून का दाग तुम्हारे हाथों और तुम्हारी माँ के आंचल पर होगा, समझे? जीवनलाल जी ने पूरी तरह से दोष मढ़ दिया है प्रमोद के ऊपर कि यदि तुम अपनी बहन को ले जाना है तो 5,000 रुपये रख दो, और यदि वो विदा नहीं हुई तो इसका सारा दोष तुम पर ही आएगा कि तुमने पैसे नहीं दिए और तुम्हारी बहन पहला सावन नहीं बिता पाई मायके में। जो हमारी बहन है वो आपकी कोई नहीं? बेटी और बहू को एक ही तराजू पर तोलना चाहते हो? बेटी बेटी है और बहू बहू। जीवनलाल जी का ये वाक्य बहुत महत्वपूर्ण है, जहाँ उन्होंने अपना मानसिक बता दिया है, मानसिकता बताई है। उनकी मेंटालिटी यही है कि डॉटर डॉटर होती है और डॉटर इन लॉ यानी बहू बहू होती है। दोनों में बहुत डिफरेंस होता है, ट्रीटमेंट मिलता है और बहुओं को अलग। प्रमोद कह रहा है, ठीक है, जब आप अपनी ज़िद पर अड़े हैं तो विनती करना व्यर्थ है। क्या जाने से पहले मैं एक बार अपनी बहन से मिल सकता हूँ? ज़रूर। और हाँ, उसे यह भी बताना कि अगली बार मेरे लिए मरहम लेकर विदा कराने कब आओगे? अरे सुनती हो गौरी की माँ, ज़रा बहू को भेज दो अपने भाई से मिलने आकर। मैं तब तक देखूं कि माली के बच्चे ने झूला डाला या नहीं। प्रमोद अब वहाँ पर अपनी बहन का इंतज़ार कर रहा है। बैठ जाओ कमला, अच्छी तरह तो हो ना? पागल मत बनो कमला, रो मत। मैं कहता हूँ रो मत। इन मोतियों का मूल्य समझने वाला यहाँ कोई नहीं। पानी से पत्थर नहीं पिघल सकता। यहाँ प्रमोद अपनी बहन कमला से कह रहा है कि तुम रो रही हो, रोने का कोई अर्थ नहीं, क्योंकि तुम्हारे ससुर यानी कि जीवनलाल जी तुम्हारे इन आंसुओं को नहीं समझेंगे, क्योंकि उनका दिल तो पत्थर का है और तुम्हारे इन मोती जैसे आंसुओं से उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और कमला रोने लगती है। प्रमोद फिर उसे समझता है, घबराओ मत कमला, मैं जल्दी आऊँगा और विदा करके तुम्हें ले जाऊँगा, क्योंकि चोट का मरहम लेकर आऊँगा। इसका मतलब है कि वो कह रहा है कि दहेज की राशि लेकर आ जाएगा। कमला ने पूछा, कैसा मरहम? प्रमोद ने कहा, हाँ कमला, हमारे व्यवहार से बाबूजी के कलेजे में घाव हो गया है, उन्हें मरहम चाहिए। उस मरहम की कीमत है 5,000 रुपये। लेकिन तुम चिंता मत करना, मैं 5,000 रुपये लेकर आ जाऊँगा। वैसे भी हमारे मकान की कीमत 7-8 हज़ार रुपये तो होगी, बस उसमें से 5,000 रुपये इन्हें दे दूँगा। कमला कह रही है, मेरी विदा के लिए घर ना बेचो भैया, आपको मेरे सुख और सुहाग की सौगंध। ये क्या कह रही हो तुम कमला? क्या तुम नहीं चाहती पहला सावन अपनी सहेलियों के साथ अपनी माँ के घर बिताओ? किस लड़की की यह कामना नहीं होती भैया?
लेकिन उस कामना के लिए तुम इतनी बड़ी कीमत क्यों चुकाओ? साल 2 साल में विमला का ब्याह भी आपको करना है। मेरी चिंता मत करिए, मुझे कोई दुख ना होगा। गौरी आ रही है, बहुत अच्छा स्वभाव है उसका, हर समय हंसती रहती है, बिल्कुल मेरी सहेली के जैसी। लेकिन आज नहीं तो कल रुपए तो देने ही पड़ेंगे कमला। कागज़ के टुकड़ों पर अपना स्नेह और प्यार बेचने वालों के बीच तुम इस तरह कब तक सहोगी? यहाँ पर वो अपनी बहन को समझा रहा है कि जब तक मैं तुम्हारे ससुर को पैसे नहीं दूंगा तब तक वो तुम्हें ठीक से यहाँ नहीं रहने देंगे, क्योंकि उनका प्यार, उनका स्नेह तो सिर्फ पैसों पे टिका हुआ है। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा भैया। माँ जी तो ममता की मूरत है। हाँ, पिताजी ज़रा ज़िद्दी हैं, लेकिन समय के साथ सब भूल जाएंगे। मुझे नहीं लगता, मुझे तो लगता है सब एक जैसे ही हैं। तभी जीवनलाल की पत्नी यानी कमला की सास राजेश्वरी जी आ जाती हैं। वो कहती हैं, कैसा दिखावा भैया, बैठे रहो तुम लोग। क्या बातें हो रही हैं भाई बहन में? बस कुशल मंगल पूछ रहा हूँ माँ जी। हाँ, विदा के लिए क्या कहा उन्होंने? समझ गई, अपनी जिद के सामने वो किसी की नहीं सुनते। जब तुम्हारी चिट्ठी आई तभी से मना कर रहे थे। मैं उन्हें बहुत समझा रही हूँ, लेकिन अब क्या कह रहे हैं वो? जी, प्रमोद कुछ कह नहीं पाया। वो राजेश्वरी जी प्रमोद से कह रही हैं, माँ से मत छुपाओ, बताओ। मैं उन्हें अच्छी तरह जानती हूँ, इंसान से ज़्यादा उन्हें पैसों से प्यार है। कितना रुपए मांगा है उन्होंने विदाई का? जी जी, 5,000 रुपये मांग रहे हैं। बस मैं देती हूँ तुम्हें रुपए। उनके मुंह पर मार कर कहना, ये लो कागज़ के रंग बिरंगे टुकड़े, जिन्हें तुम आदमी से ज़्यादा प्यार करते हो। ऐसा कहकर राजेश्वरी जी कमरे से उठकर बाहर चली गई। लेकिन प्रमोद उन्हें कह रहा है कि मुझे नहीं चाहिए पैसे, मैं अपनी बहन को विदा कराने के लिए आपसे पैसे कैसे ले सकता हूँ? ये क्या कह रहे हो बेटा? मेरे रहते तुम्हारी बहन विदा ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं भी एक माँ हूँ, माँ के दिल को समझती हूँ। तुम्हारी माँ भी तुम्हारी बहन की राह देख रही होगी, जैसे मैं आज मेरी बेटी गौरी की राह देख रही हूँ। उन्होंने अपने कमर में से चाबियों का गुच्छा निकाला और तिजोरी से रुपए निकाल लाई और कहा कमला को कि जाओ तिजोरी से रुपए निकाल के ले आओ। लेकिन कमला नहीं गई। फिर से उन्होंने कहा, जाओ, जाती क्यों नहीं? तब जीवनलाल की आवाज़ आई, अरे सुनती हो, गौरी के आने का समय हो गया, तुमने स्वागत की कोई तैयारी की या नहीं? राजेश्वरी जी कहती, जा जा बेटी, पैसे निकाल ला। तभी जीवनलाल फिर आते हैं, अरे तुम यहाँ खड़ी हो, जाकर तैयारी करो स्वागत की। ज़रा ये भी तो देखे कि नाक वाले अपनी बेटी का स्वागत कैसे करते हैं। यानी प्रमोद, जो कमला का भाई, रहे हैं कि हम देखो हमारी बेटी है गौरी, वो आ रही है सावन मनाने और हम किस तरह से उसका स्वागत करेंगे। राजेश्वरी जी कह रही हैं, गालियों के अलावा कभी सीधी बात नहीं निकलती मुंह से, जब देखिए तब आप बेढंगी बातें करते हैं। जीवनलाल जी कह रहे हैं, अरे मैंने कहाँ गाली दी, तुम समझते क्यों नहीं? दुनिया में एक तुम ही नाक वाले हो और बाकी सब नकटे हैं। वो कह रही है कि तुम्हें लगता है कि तुम ही पूरी दुनिया में, तुम्हारी ही एक इज्जत है और बाकी किसी की इज्जत नहीं होती। तुम ही तो मेरी हर बात में बुराई दिखाई देती है। प्रमोद तुम ही बताओ, मैंने कोई बुरी बात कही है? ठीक ही कहा आपने, आज के युग में पैसा ही नाक और मूछ है। जिसके पास पैसा नहीं वह नाक मूछ होते हुए भी नकटा और मुचकटा है। यानी कि यहाँ प्रमोद सच्चाई बता रहा है, उनकी बात का समर्थन कर रहा है कि हाँ अंकल जी, जीवनलाल जी आप सही कह रहे हैं, जिसके पास पैसा है उसी की आज इज्जत होती है। राजेश्वरी जी कहती है, आ गई मेरी गौरी। अरे खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्यों देख रही है, अंदर से मिठाई लेकर आ। यहाँ पर राजेश्वरी जी अपनी बेटी का स्वागत करना चाहती हैं और वहाँ से उन्हें कोई लग रहा है कि उनका बेटा जो है वो उनकी बहन को लेकर आ गया। रमेश, उनका बेटा, वो कह रहा है, वो नहीं आई। नहीं आई?
क्यों, तबीयत तो ठीक है उसकी। जी हाँ, तबीयत तो ठीक है। फिर? जी उन्होंने विदा ही नहीं किया। यहाँ पर रमेश बता रहा है कि गौरी के ससुराल वालों ने गौरी को विदा ही नहीं किया। विदा नहीं किया? क्यों नहीं विदा किया? जी वो कह रहे हैं कि दहेज पूरा नहीं दिया। हमने तो जीवन भर की कमाई दे दी उन्हें, उनकी नज़र में दहेज पूरा नहीं हुआ, कितने लोभी हैं। अब राजेश्वरी जी कह रही हैं, उन्हें क्यों बुला बुरा कह रहे हो? बेटी वाले चाहे अपना घर द्वार बेच दें, पर बेटे वालों की नाक भौं हमेशा सिकुड़ती रहती है। वो कह रही हैं कि बेटी की शादी में चाहे दहेज के नाम पर कितना भी दे लो, लेकिन लड़के वाले जो होते हैं वो हमेशा कमियां निकालते रहते हैं। अब जीवनलाल जी को बहुत धक्का पहुंचा है इस बात का, क्योंकि उन्हें तो ऐसा लग रहा था कि उन्होंने बहुत कुछ दिया है गौरी को शादी में। अब उनकी तो यहाँ पर गौरी वापस आई ही नहीं, तो उन्हें बहुत बुरा लग रहा है। वो कह रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने सब कुछ दे दिया, कोई शराफत और इंसानियत नहीं है क्या उनमें? मेरी बेटी की विदा ना करके उन्होंने मेरा अपमान किया है। अब राजेश्वरी जी यहाँ उन्हें बता रही हैं, तुम्हारी अब भी आंखें नहीं खुली क्या जी? जो व्यवहार अपनी बेटी के लिए तुम दूसरों से चाहते हो, वही व्यवहार दूसरे की बेटी को भी देना चाहिए। जब तक तुम बहू और बेटी को एक नहीं समझोगे, तब तक सुख कहाँ से मिलेगा, शांति नहीं मिल पाएगी। ये इम्पॉर्टेंट है, पेज नंबर 26, लास्ट पैराग्राफ राजेश्वरी के द्वारा कहा गया। यहाँ पर वो कह रही हैं कि अब तुम्हें समझ में आया कि एक बेटी और बहू एक ही होती है। जैसा व्यवहार तुमने बहू के साथ कर रहे हो, वैसा ही व्यवहार तुम्हारी बेटी के साथ उनके सास ससुर कर रहे होंगे। इसलिए तुम्हें तुम्हारी बेटी और तुम्हारी बहू में फ़र्क नहीं करना चाहिए। शायद तुम ठीक कह रही हो। यहाँ पर जीवनलाल जी को अब उनका हृदय परिवर्तित हो चुका है और अब वो समझ गए हैं। अब मुझे आज्ञा दीजिए बाबूजी। प्रमोद यहाँ कह रहा है कि अब भी मैं जा रहा हूँ। जीवनलाल कहते, ए प्रमोद ने, मेरी गाड़ी का समय हो गया है, मैं जा रहा हूँ, मैं जल्द ही आऊँगा आपकी चोट का मरहम लेकर। अब जीवनलाल जी कह रहे हैं, ठहरो प्रमोद, मुझे और लज्जित न करो। मेरी चोट का इलाज बेटी के ससुराल वालों ने दूसरी चोट देकर किया है। जो दहेज मैं तुमसे चाह रहा था, वैसा ही दहेज मेरी बेटी के ससुराल वाले भी मांग रहे हैं। कभी कभी चोट भी मरहम का काम कर जाती है। यहाँ वो कह रहे हैं कि मेरी बेटी को उन्होंने नहीं भेजा और ये दुख जो है, वही दुख तुम मेरी आज चोट का मरहम बन गया, यानी कि मुझे अब दहेज नहीं चाहिए। और वो कह रहे हैं, अरे खड़ी खड़ी हमारा मुंह क्या ताक रही है, अंदर जाकर तैयारी क्यों नहीं करती विदा करने की? यहाँ वो अपनी पत्नी से कह रहे हैं कि बहू की विदा की तैयारी करो। और यहाँ पर सब बहुत खुश हो जाते हैं, रमेश, प्रमोद, सभी, राजेश्वरी जी और सबसे पहले कमला, क्योंकि अब उसे वहाँ पर अपने मायके जाने के लिए उसके ससुर ने हामी भर दी है। तो यहाँ पर यही है इस पाठ की सीख कि बहू और बेटी में जो है आपको भेदभाव नहीं करना चाहिए। जीवनलाल जी का कैरेक्टर स्केच बहुत इम्पोर्टेंट है, राजेश्वरी का इम्पोर्टेंट है। और यहाँ इस पाठ में क्या सीख दी गई है, कुछ महत्वपूर्ण लाइनें थी जो मैंने आपको बता दिया है, जैसे कि पेज नंबर 27 की आखिरी की लाइन कि कभी कभी चोट भी मरहम का काम कर जाती है। तो यहाँ पर आपको आएगा कि इस संदर्भ में जीवनलाल जी ने किस संदर्भ में ये वाक्य कहा। उन्होंने ये वाक्य क्यों कहा, क्योंकि वो प्रमोद जब जाने लगा कह रहा है कि आपको चोट यानी कि आपको दहेज की राशि नहीं मिली, तो मैं दहेज की राशि लेकर आता हूँ। तब वो कह रहे हैं कि नहीं, चोट का मरहम जो है वो चोट ही बन गई है, यानी कि मेरी बेटी को भी विदा नहीं किया और आज मुझे समझ में आ गया है कि तुम्हें कितना बुरा लग रहा होगा, तो अब मुझे दहेज नहीं चाहिए। यहाँ पर ये पाठ हमारा एकांकी जो है वो समाप्त होती है। बहू की विदा, जो कि एक बहुत ही अच्छी एकांकी है और बहुत आसान है, विनोद रस्तोगी की लिखी हुई बहू की विदा। अब हम ये एकांकी यहाँ पर समाप्त करते हैं और द हिंदी हब से मैं पायल आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।